हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और उसमें आपको पता चला होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार हैं, ये वीडियोस स्पेशली सीयूटी को माइंड में रख के बनाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ सीयूटी एग्जाम्स को लेके। सीयूटी एग्जाम्स को लेके जब वीडियोस बनाए जाते हैं तो देखिए, उसमें जो जीएस का पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होता, क्योंकि आप क्लास 12 पास करके आए हैं तो आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ के साथ क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है। तो हम बस उतना ही पढ़ते हैं कट टू कट, जिससे हमारा एग्जाम हो जाए। मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप ये देखेंगे, अगर कोई एसएससी का बच्चा यहाँ पे आया तो वो रिवाइज कर सकता है चीजों को, उसके लिए एक रिवीजन हो सकता है। लेकिन सीयूटी के बच्चों के लिए हम स्पेशली उसी तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लाइन टू लाइन पॉइंट, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ इस लेक्चर में पॉलिटी के एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया है कि हाँ किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत लेंदी है, जितना लंबा एसएससी का लगभग में वही है, लेकिन हमें डेप्थ नहीं जानी है। ठीक है, तो पॉलिटी की शुरुआत में हमने ऑलरेडी आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए थे। आज हम पॉलिटी में पढ़ेंगे किसके बारे में? आज थोड़ा सा जानेंगे प्रियम्बल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और शेड्यूल्स, उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, और थोड़े से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो ये कुछ कट टू कट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिससे आपका एग्जाम का पार्ट भी कवर हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। तो ठीक है, अगर आप वीडियो में हैं तो बने रहिएगा। स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे सीयूटी की क्लासेस आपको फ्री में मिलने वाली हैं यूट्यूब पे। लगभग में मैंने आपको इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस दे रखी है, ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है, और ये अपने आप में पॉलिटी की चल रही है। तो ये आज पॉलिटी की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आप जाके ऑलरेडी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी फंडामेंटल राइट्स की, तो उसमें आप फंडामेंटल राइट्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं आज आप पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल। यहां पे लिखा है प्रियम्बल ऑफ इंडिया। अब प्रियम्बल ऑफ इंडिया से सर इतना बड़ा प्रियम्बल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, और इसमें से सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं फिर से बता दूं, मैं सीयूटी के पर्पज से आपको बता रहा हूं कि कितना पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं। यहां पे जो वर्ड ये लिखे गए हैं, जैसे सोवेरिजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन वर्ड्स की मीनिंग जान लीजिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है इन वर्ड की मीनिंग को। जैसे सोवेरिजिन वर्ड पूछा गया कि सोवेरिजिन वर्ड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता, आप सेल्फ डिपेंडेंस। इसका मतलब आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। इसका मतलब क्या हुआ सर? आत्मनिर्भर। जैसे कि आप समझिए, एग्जैक्ट आत्मनिर्भर नहीं कहेंगे आप इसको, इस टर्म में समझिए कि इंडिया इज ए सोवेरिजिन कंट्री। इसका मतलब हमारे कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डिसीजन हो, वो इंडिया के लोग खुद लेंगे। हम किसी बाहरी पावर के दबाव में कोई डिसीजन लेने वाले नहीं। हमें कोई बाहरी कंट्री, चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका नहीं सजेस्ट करेगा कि आपको ये डिसीजन लेने हैं। हम स्वतंत्र हैं अपने सारे डिसीजन लेने के लिए। उस कंटेक्स्ट में से आप आत्मनिर्भर सोवेरिजिन कहेंगे कि वी कैन, इंडिया कैन टेक इट्स ओन डिसीजन। इंडिया विल टेक इट्स ओन डिसीजन। इंडिया अपने सारे डिसीजन क्या लेंगे? खुद लेंगे, इंडियंस लेंगे, चाहे फिर वो मुद्दा जम्मू कश्मीर का हो या किसी भी बॉर्डर का हो। हम अपने चीजों को खुद डिसाइड करेंगे। इसके लिए हमें कहीं से भी किसी कंट्री के दबाव में काम नहीं करना है। दूसरा, सोशलिस्ट का मतलब क्या है भाई? सामाजिक। कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या है? सामाजिकता, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सामाजिकता है। कि मतलब यहाँ पे हमारा मेन प्रयास क्या होगा? मेन प्रयास होगा कि सभी वर्गों को, जो भी क्लास है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ऐसा नहीं कि उनको निग्लेक्ट कर देगी और पैसे वाले को सजेस्ट करेगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सोशलिस्ट, मतलब पब्लिक के लिए होनी चाहिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए भी होनी चाहिए। सेक्युलर का मतलब गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रिलीजन। गवर्नमेंट, या यू कैन से डोंट हैव एनी रिलीजन। गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट का रिलीजन नहीं होगा, इसका मतलब जो वर्किंग गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि केवल हिंदू की कहते हम हिंदू धर्म को मान्यता देते हैं या हम मुस्लिम धर्म को मान्यता देते हैं। नहीं, हाँ, उस पोजीशन पे बैठा पर्सन किसी रिलीजन से बिलोंग हो सकता है, लेकिन वो साफ साफ किसी स्टेटमेंट में ये कह ही नहीं सकता कि हिंदू धर्म ही सब कुछ है, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो सेक्युलर का मतलब ऑल रिलीजन्स आर वेलकम,
ऑल रिलीजन्स आर वेलकम। इंडिया में सभी रिलीजन्स का वेलकम है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सभी रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। ओके। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ भाई? डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया, आप सभी को पता है डेमोक्रेसी क्या, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों, यहां पे पब्लिक अपनी सरकार चुनेगी, यहां पे पब्लिक अपनी सरकार चुनेगी। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। आप कहते हो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक, इसका मतलब हो गया कि यहां पे कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगी। क्या? हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगी। हेरिडेटरी पोजीशन का मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भी नहीं। पीएम का बेटा पीएम नहीं बनेगा जब तक उसको पब्लिक इलेक्ट ना करे। तो कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगी। ये रिपब्लिक का मतलब होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेगी। और रिपब्लिक अपनी जगह कहता है कि जो हायर पोस्ट है, जो पावरफुल पोस्टेज हैं, वो हेरिडेटरी नहीं है कि किसी का फादर बन गया तो बेटा भी बनेगा। इलेक्शन के थ्रू, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू चूज होके वो बैठेगा, तब उसे कहा जाएगा रिपब्लिक। अगर कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की पोस्ट है और उसके बाद उनके अगले आने वाली पीढ़ी को बैठा दिया जाए बिना डेमोक्रेटिक इलेक्शन के, तो भाई ना डेमोक्रेसी बची, ना रिपब्लिक होने का मतलब बचा। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गया होगा इन वर्ड्स का मतलब पूछा जाता है। दूसरा, और क्या पूछे जाते हैं भाई? इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं? तो हमें पता चलेगा कि इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है। क्या? देखते हैं। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे लिखा है सर लिबर्टी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी। अब यहीं पे एक अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट नंबर 44, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट्स में। तो आपको पता चलेगा कि ये जो 3 वर्ड्स हैं, याद रखिएगा, यही 3 वर्ड्स घूम फिर के पूछे भी गए हैं कि ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, ओके, ये वर्ड बाद में जोड़े गए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी तो स्टार्टिंग के प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स नहीं थे, तो 3 वर्ड्स बाद में जोड़े गए हैं। उन तीनों वर्ड्स के बारे में हम अमेंडमेंट नंबर 44 जब पढ़ेंगे, आज की क्लास में या किसी और क्लास में अमेंडमेंट्स की एक शॉर्ट क्लास पढ़ाई जाएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या है। ठीक है, तो इनकी मीनिंग पूछी जाती है। भाई जस्टिस कैसा होना चाहिए? भाई न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सामाजिक, सोशल जस्टिस कि मतलब समाज में इक्वलिटी, इकोनॉमिक का मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, या पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी तो मिले ही मिले। और पॉलिटिकल की, कोई पॉलिटिकल तो है ही, अब इंडिया में हजारों पार्टी हैं, कोई भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है, जीते या ना जीते वो अलग बात है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। भाई लिबर्टी तो है, आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो, इन सभी की आज़ादी हमें मिली है। इसी के अलावा इक्वलिटी की बात करेंगे, तो इक्वलिटी की बात करेंगे तो इक्वलिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, तो इक्वलिटी को भी दिया गया है। फर्टेनिटी का मतलब होता है भाईचारा। क्या कहते हैं? भाईचारा, समझ लीजिए, भाईचारा, जिसे आप कहते नहीं है कि अरे क्या बात है। फर्टेनिटी का मतलब होता है भाईचारा, कि अरे क्या बात है, सब तो बढ़िया है, और भाई क्या हाल है। मिलजुल के रहना, मिलजुल के रहना, एक सेम सोसाइटी में, एक सेम समाज में जब आप मिलजुल के रहते हैं, उसी को कहते हैं फ्रेटर्निटी। तो अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी, मतलब हर एक इंसान की रिस्पेक्ट, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे अश्योर करे। अभी मध्य प्रदेश में एक हुआ कि एक आदिवासी पर्सन के ऊपर किसी ने पेशाब कर दी, वो उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है। इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ डिग्निटी। उसको सजा हुई, एज वेल उसकी मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका घर भी तुड़वा दिया। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्राइम माना गया, किसी के ऊपर पेशाब कर देना, मतलब समझते हो, डिग्निटी खिलवाड़ की गई है। तो डिग्निटी मैटर करती है। आप जब किसी को तू तड़ाक करके बात करते हो या उसे बदतमीजी से बात करते हो, वो भी उसकी डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क है। तो किसी की डिग्निटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये है मोटी मोटा आपका प्रियम्बल। मैंने जैसे कि बोला, आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं जानी है, तो अगर आप प्रियम्बल में इतना जानते हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं, और तो काम बन जाएगा। और इससे अगर एक ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अमेंडमेंट से पूछा जाएगा। और एक पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल की लैंग्वेज कहाँ से अडॉप्ट की गई है, तो ये मैं अभी अगली स्लाइड में ही पढ़ाने वाला हूं। तो वैसे आप जान लीजिए कि यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रियम्बल से हमारे प्रियम्बल की लैंग्वेज पूरी की मैक्सिमम मैच करती है। वैसे प्रियम्बल का मॉडल किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहली बार
एग्जैक्ट ये प्रियम्बल नहीं, लेकिन इसी की तरह का एक डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसी को बाद में प्रियम्बल बोला गया कुछ रेक्टिफिकेशन के साथ। ओके, आते हैं अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड में आपको पढ़ना है कि कहां से हमने क्या अडॉप्ट किया, व्हाट वी अडॉप्टेड फ्रॉम वेयर। ओके, आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी क्या हुआ था, डेमोक्रेसी आ गई थी, राइट। तो उसके हिसाब से बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आ गई थी, तो फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या अडॉप्ट की गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं डेमोक्रेसी को, अलग अलग फीचर्स को। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो आप देखिए, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा हिस्सा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो लगभग में सबसे लास्ट कानून बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हूबहू, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस, आईपीसी की धाराएं, ये जो भी मैक्सिमम कानून तो ब्रिटिश व्यवस्था में जो बनाए गए हैं वो वही सेम टू सेम है। उसी में से एक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए जुडिशरी कैसे वर्क करेगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, लोगों का अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो सेम टू सेम है। इमरजेंसी में क्या प्रोविजन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, मतलब लोकल गवर्नमेंट जो आपकी चलती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है ना, कि पुलिस प्रशासन है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, स्टेट लेवल पे, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो टोटली उसके रूल एंड रेगुलेशन कहां से लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अच्छा, अडॉप्टेड क्यों, क्योंकि ये एक्ट बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और क्योंकि ये इतने वर्कफुल थे कि आज 35 में बना है, थोड़े बड़े चेंजेस के साथ। अगर आप देखें तो 70 इधर और 20 उधर, 90 ईयर के करीब हो चुके हैं और स्टिल दीज वर्क्स रूल्स आर वर्किंग, और हो सकता है अभी आने वाली जनरेशन में भी काफी दिन तक वर्क करे, तो वहां से लिया गया। दूसरा, क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन से, तो मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली जो आपके लिए पूछा जाएगा, इतने सारे लर्न नहीं करने। पहले, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा भी कोई डेमोक्रेसी होती है, जी हाँ, एक डेमोक्रेसी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म। कौन सी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ चलती है सर, यूएसए में चलती है, जहां पे प्रेसिडेंट हेड होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद, वो कहते हैं हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। ब्रिटेन में भी प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, और इंडिया में भी क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का चलता है, एकल नागरिकता चलती है कि भाई आप इंडिया के हैं सिटीजन, तो आप किसी और कंट्री के नहीं हो सकते। अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप को वैनिश कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो ये याद रखिएगा, ये दो आपका काम बन जाएगा, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बस 3-4 चीजें बहुत है, इतने में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को आयरलैंड कीजिए, भाई यहां से काफी कुछ लिया गया है हमने, आयरलैंड से हमारे पास बहुत, और ये बहुत ज्यादा पूछे गए, आयरलैंड वाले बहुत बार पूछे गए। क्यों, देखिए पहले तो समझिए, जब मैं आपको लोकसभा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स, राज्यसभा में 12 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। और ये पार्ट हमने कहां से लिया है, तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, इट इज टेकन फ्रॉम द आयरलैंड। ये कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। चलिए मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें दिखें। ओके, नॉमिनेशन कहां से, आयरलैंड से। इसके अलावा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये देखिए इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्रेसिडेंट को पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आइडिया लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्शन का जो मेथड है वो आयरलैंड से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे डीपीएसपी भी कहते हैं। ये क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको थोड़ा सा जानना है तो मैं बता दूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट है, वैसे आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है वो हमको फॉलो करने के लिए हम बॉन्डेड हैं, वी कैन नॉट वायलेट। आपका मर्जी ले या ना ले, आपको फॉलो करना है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये एक सिंगल पार्ट ऐसा है जिसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों देता है, क्योंकि किसी चीज को करना ना करना, अगर आप विलिंगली करना चाहें तो करें, ना करना चाहे तो ना करें, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। तो डीपीएसपी स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें कुछ ऐसे क्लॉज लिखे गए हैं
कि ये स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, करना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आयरलैंड से ली गई है। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आयरलैंड के बारे में यही कहूंगा कि तीनों है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से समझ लीजिए, ब्रिटेन में मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कि भाई लॉ सबसे सुपीरियर है, सिंगल सिटीजनशिप है, और पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज मिलते हैं, और कैबिनेट सिस्टम है। मतलब कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके जो कैबिनेट होते हैं 15-16 टॉप मिनिस्टर, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये सारे जो होते हैं, जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं कंट्री के, जो टॉप डिपार्टमेंट संभालते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं यूएस सेकेंड पार्ट पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या समझना है। अमेरिका से हमने क्या लिया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, तो इन सबको आई थिंक आप नोट डाउन करते चलते हैं। नोट डाउन करेंगे तो चीज़ें ईजी रहेंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, तो ये आपको नोट डाउन करना ही करना है। ओके, क्योंकि इतनी बड़ी पीपीटी में आप सब कुछ तो नहीं याद करने वाले, और ना ही याद करने की जरूरत है। चलिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे मैंने सबसे पहले लिखा कि जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तभी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो हमारा प्रियम्बल का लैंग्वेज है, प्रियम्बल भी कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल भी वहीं से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा अब देखिए, समझिएगा, जुडिशरी को बस ऐसे याद रखिएगा, जुडिशरी, और फिर मैं समझा देता हूं कि जुडिशरी में क्या क्या ये करते हैं। जुडिशरी में क्या क्या, पहला, हमारे यहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, फ्री जुडिशरी, मतलब जुडिशरी पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का कोई रूल नहीं चलेगा। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेने के लिए अलाउड है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है भाई, कभी कभी नहीं देखते कि हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को बदलती है, लोअर कोर्ट के फैसलों को दोबारा देखती है, बदलती है, या अपने किसी भी कोर्ट अपने फैसलों को रिव्यू कर सकती है। तो कोई फैसला दे दिया गया और उसको रिव्यू करना है, तो वो भी अथॉरिटी हमने वहीं से ली है। प्लस अब देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहां से है, आयरलैंड से। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाना है, उसकी पोस्ट से हटाना है, तो इंपीचमेंट कहते हैं। भाई प्रेसिडेंट है कंट्री का, ऐसा तो है नहीं कि कोई नॉर्मल पर्सन है, तो उसको हटाने के, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को इंपीचमेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस होगा, वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। यहां पे लिखा है रिमूवल ऑफ, और देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की भी अगर हम बात की जाए तो ये भी लगभग प्रेसिडेंट से थोड़े बिलो होते हैं। जैसे अगर प्रेसिडेंट नहीं है अवेलेबल और वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जज को एज ए प्रेसिडेंट माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका भी प्रोसेस इंपीचमेंट के थ्रू ही होता है, रिमूवल का। तो हालांकि ये अभी जल्दी बहुत ज्यादा इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन दोनों का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट, इन सभी के जो हेड होते हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस इंपीचमेंट है, और वो कहां से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अभी मैं ओके, और वाइस प्रेसिडेंट होगा, देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने वहीं से लिया। तो क्या क्या लिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फिर आप ऐसे लिखिएगा जुडिशियल, जुडिशरी, और जुडिशरी में काफी कुछ है। जुडिशरी में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, इसके बाद इंपीचमेंट है कि सर इंपीचमेंट करेंगे। इंपीचमेंट किसका, ऐसे लिख दीजिएगा, प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इससे क्या होगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा, इसमें से कोई भी एक चीज आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अब कनाडा से क्या लिखिए, कनाडा से बहुत ज्यादा नहीं, जो पूछने की पॉसिबिलिटी मैं वो बताता हूं कि कनाडा से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कनाडा आपको इसमें काफी कुछ है, वो आपको शायद लैंग्वेज ना समझ में आए और ना ही आपको उतनी जानने की जरूरत है। तो जितनी जानने की जरूरत है मैं वो समझा देता हूं आपको। समझिए, कनाडा से जो पूछे गए हैं मैक्सिमम, जैसे कि यहां पे लिखा है लाइक रीसुडरी पावर्स वेस्टेड इन सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है या जो एक्स्ट्रा पावर है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल होगी,
स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा होगी। एक्स्ट्रा कोई टॉपिक, नया टॉपिक अगर कोई इंट्रोड्यूस होता है, जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया में कोई ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, ना टेलीफोन था, राइट, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह था। ये सारी पावर्स बाद में किसके, जब भी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे रूल रेगुलेशन बनाए। इसका मतलब रीसूडरी पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स किसके पास रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे क्या पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में स्ट्रांग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है रादर देन स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। आपको पता है कि हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, और उसके बाद उसी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर जो होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये चीफ मिनिस्टर इनको ब्यौरा देते हैं और ये प्रेसिडेंट को पास करते हैं। तो एज ए सुपरवाइजर रखा जाता है। तो गवर्नर्स क्या होते हैं? हर एक स्टेट में किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को दिखाया गया। तो जब हमने कनाडा का सिस्टम अडॉप्ट किया तो हमने पाया कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल रखा जाएगा। सीधी सीधी लैंग्वेज में इतना समझ लीजिए आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समझते हैं कि और क्या करना है इसमें। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, ये बहुत जरूरी चीज है। चलिए, यहां कई बार पूछा गया, ये है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है ये समझना जरूरी है। इसे कहा जाता है, हिंदी में अगर कोई जानना चाहता है, हालांकि आपके लिए पूछा तो नहीं जाएगा, समवर्ती सूची। लिस्ट को सूची कहते हैं और समवर्ती सूची, ये सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉन्करेंट लिस्ट कहां से ली गई है। तो सवाल ये, सर कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, 3 तरह की लिस्ट होती है। ठीक है, एक होती है स्टेट लिस्ट, याद इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसको ये लिख लीजिए, इजी रहेगा। कॉन्करेंट लिस्ट, इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, 3 बार रिपीट कर चुका, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस उस स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। किसी स्टेट के अंदर कई सारी पॉलिसी ऐसी होती हैं जो एक स्टेट में फॉलो होती है, दूसरे स्टेट में फॉलो नहीं होती है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनाने का अधिकार है। डिपेंड करता है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां की पब्लिक कैसी है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। उन सारी चीजों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को टोटली अलाउड है कि वो अपने हिसाब से क्या बना ले, अपने हिसाब से रूल बनाते हैं। तो स्टेट लिस्ट में क्या है, कौन स्टेट लिस्ट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द रूल, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द रूल, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब नाम से पता चल गया कि यूनियन लिस्ट में क्या है, सर इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सब्जेक्ट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या आते हैं सर? जैसे डिफेंस। अब आप देखते हैं कि डिफेंस में, डिफेंस जो होती है, डिफेंस में जो पैरामिलिट्री होती है, मिलिट्री होती है, वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट में जो पुलिस होती है, स्टेट की, जो स्टेट की पुलिस होती है, वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है कि वहां कितनी पुलिस की वैकेंसी आएगी, वो सारा काम स्टेट देखेगा। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है कि यूपी पुलिस कितनी है, बिहार पुलिस कितनी है, झारखंड पुलिस कितनी है, उत्तराखंड पुलिस कितनी है, वो स्टेट मैटर है। ठीक है, इसके अलावा तो यहां पे डिफेंस आ गया। डिफेंस के अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री, भाई कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं देखता, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि फॉरेन मिनिस्ट्री उसे देखना है। तो ये 2 चीजें, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि जो जैसे आप कह सकते हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो फाइनेंस तो हालांकि मिलजुल के चलता है। चलिए अब बात करेंगे कंकरेंट लिस्ट क्या है। भाई कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर रूल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। सो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल बोथ। क्या आता है सर? जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन की बात की जाए तो कई बार एजुकेशन पॉलिसीज जो होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रूल बनाते हैं। हेल्थ से रिलेटेड हो गया, किसी भी राज्य की हेल्थ की बात की जाए, ओके, वो उसमें भी क्या होगा? फाइनेंस का भी जो पार्ट होता है, क्योंकि भाई टैक्स का कलेक्शन स्टेट भी करती है
और स्टेट और सेंट्रल भी करती है। फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि कितना स्टेट को जाएगा, कितना सेंट्रल को जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें जो दोनों की कॉमन वेलफेयर के लिए होगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। और कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से उठाया है? हमने उठाया है ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने 3 लिस्ट जान ली, फिर से समझिए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल बना सकती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके रूल्स बना सकते हैं, क्योंकि इट इज कहीं ना कहीं ये क्या है, दोनों गवर्नमेंट के लिए काफी जरूरी होता है। ओके, दोनों गवर्नमेंट के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चलते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। तो यहां से आपका काम बन गया, यहां से आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं कि किस कंट्री से हमने क्या अडॉप्ट किया है। अब आते हैं, चलिए मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाते हुए बताया होगा पहले लेक्चर में, फिलहाल मैं यहां पे भी बता देता हूं आपको कि क्या पढ़ने, ये क्या है। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो उसी टाइम मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स में कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ उस टाइम पे टोटल 368 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और कुछ 22 पार्ट्स थे। ओके, ऐसे थे, ठीक है। आर्टिकल्स थे, ये नंबर ऑफ, इतने आर्टिकल्स थे, इतनी शेड्यूल थी। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि शेड्यूल और आर्टिकल में क्या फर्क है। मैंने बताया था आर्टिकल्स वो होते हैं जो वन लाइन स्टेटमेंट होते हैं और अपने आप में लॉ होते हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो ये सारे क्या थे? ये आर्टिकल थे वन लाइनर, तो वो स्टेटमेंट हो गए। लेकिन शेड्यूल्स, भाई शेड्यूल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े क्लॉज होते हैं, सब चीजों को आर्टिकल में लिखा नहीं जा सकता, तो उसको सेक्शन वाइज लिखा गया, उसे शेड्यूल कहते हैं। जो वन लाइनर लॉ ना होके उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करनी पड़ती है कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो शेड्यूल्स हैं। जब बना कॉन्स्टिट्यूशन तो 8 शेड्यूल थे, लेकिन आपको पता है टाइम टू टाइम कंट्री में नीड्स बढ़ती जाती है और करंटली कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। अब क्या हमें 12 शेड्यूल याद रखना है? नहीं, सारे 12 शेड्यूल नहीं। आपके एग्जाम के पर्पस से मैं यहाँ पे कुछ क्रॉस मार्क करूंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये आ सकते हैं और ईजी है लर्न करना। जैसे शेड्यूल नंबर 1 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुझे लगता है कि आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, पहले तो शेड्यूल 8, ये दोनों बहुत पूछा गया। शेड्यूल 8, तो पहले शेड्यूल 1, शेड्यूल 8 और क्या बता दे भाई, और समझ लीजिए इसके अलावा 11 और 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए ऐड किए गए हैं और बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। समझा तो मैं सारे दूंगा, लेकिन लर्न क्या करना है वो मैं साइड में लिखते जा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। शेड्यूल 7, ये अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, वो है शेड्यूल 7। अब समझिए क्या है, पहले समझ लेते हैं। तो शेड्यूल 7 को भी लिख लीजिए। अब समझते हैं ये 5 शेड्यूल हैं क्या अपने आप पे। पहला, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जितने भी इंडिया में स्टेट, ये जो आपके 27 स्टेट 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, वो स्टेट और उनके नाम कि किस स्टेट का क्या नाम है और उनकी बाउंड्री डिटेल कि किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से टच करती है, कितनी दूर की बाउंड्री है, ये सारी डिटेलिंग ऐसी है। तो अगर कोई नया स्टेट बनाना हुआ तो अमेंडमेंट करेंगे, सुधार करेंगे, तो यहां पे भी चेंजेस आएंगे, तो उसको कहां मेंशन किया जाएगा? शेड्यूल 1 में। आपको याद रखना है कि इंडिया की यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के बॉर्डर के बारे में मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 में, ठीक है, याद रहेगा। आप लिख लीजिए बॉर्डर्स एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, स्टेट्स एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं शेड्यूल 8। याद रखिएगा सिंपल सी लैंग्वेज में, इसे बस एक वर्ड लिखना है, लैंग्वेज। कहा जाता है कि हिंदी, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। हाउ मेनी? इन इंडिया देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, 22। तो वो पूछ लिया जाए कि हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश इज
पार्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, गुजराती मराठी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। ये किस शेड्यूल में मेंशन है, लैंग्वेज के बारे में किस शेड्यूल में मेंशन है, तो शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 में मेंशन है, याद रखिएगा। तो लैंग्वेज और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ये तो क्लास 4 5 में 6 में भी लिखवाया जाता है, ठीक है। इसके बाद सर 11 12 क्या है यार, 11 देखो ना, 11 इजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ पंचायत। तो 11 किसके बारे में बात करता है सर, पंचायत के बारे में बात करता है कि एक गांव में गांव के प्रधान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पंचायत वर्ड याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बस इतना याद रखना। पंचायत वेब सीरीज भी बहुत पॉपुलर हुई है, आपने जीतू भैया का किरदार देखा होगा, उसके 2 सीजन्स भी आए हैं, तीसरा भी आ जाए जल्दी, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, उसको कभी नहीं देखा होगा तो देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है उसमें, ठीक है। तो ये पंचायत हो गई, ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा सर 12 किसका है, अरे भाई आप सिटी में रहते हैं तो सिटी में क्या चलती है, म्युनिसिपैलिटीज चलती है। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालती है, म्युनिसिपल पार्टी, एमएनसी, म्युनिसिपैलिटी आप कहते हो। तो म्युनिसिपैलिटीज के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बस ऐसे लिख लीजिएगा कि म्युनिसिपैलिटीज, इसका मतलब पावर एंड फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज शेड्यूल नंबर 12 में मेंशन की गई है। तो आपको यहां से बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। 7 क्या है, अरे भाई वही तो बताया था अभी आपको कि डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पावर्स एंड कंकरेंट लिस्ट। जो ये तीनों लिस्ट है उनमें क्या पूरी डिटेलिंग दी गई है, क्योंकि मैं भाई बहुत सारी चीजों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जिसपे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी पूरी डिटेलिंग, क्योंकि उसको एक लाइन में आर्टिकल में नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए उसको शेड्यूल में डाला गया है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके, ये सब किस में मिलेंगे आपको, ये सारी मिलेंगी शेड्यूल 7 में। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। 1 अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 8 अबाउट द लैंग्वेज, 7 अबाउट द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो पावर्स है वो मेंशन की गई हैं। फिर आप बात करेंगे 11 की, तो पंचायत, और 12 क्या है, म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है। अब ऐसा कई लोग कह सकते हैं और भी तो इंपॉर्टेंट है, पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया, बाकी आपको जानना है तो बस मैं बता देता हूं कि शेड्यूल 3 कहता है कि जितने भी ये प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं लोग या प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो ये ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो उसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के जो स्पेशल पावर है और प्रेसिडेंट वगैरह की सैलरी के बारे में बात की गई है, तो शेड्यूल 2, शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात की गई तो शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 4 छोड़ दीजिए, शेड्यूल 5, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड अगर पूछा गया है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कोई शेड्यूल है, SC ST जो होती है ना, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो इसमें आ जाती है। तो बस मुझे लगता है इतना ही इनफ है। शेड्यूल 10 थोड़ा सा आजकल चर्चा में था बीच में, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि हाउ ऑन विच बिहाफ एनीवन कैन बी डिस्क्वालिफाइड। एक MP MLA को डिस्क्वालीफाई किस बिहाफ पे किया जा सकता है, वो किस में आता है, शेड्यूल 10 में आता है। तो चलिए ये तो हो गए आपके इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पार्ट्स पे। 25 पार्ट्स हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी ना, 25 पार्ट्स को लर्न करना, नहीं 25 पार्ट्स नहीं लर्न करने। अब मैं आपको जो पार्ट्स हाईलाइट कराऊंगा, जो यहाँ साइड में लिखूंगा, आप वो लर्न करेंगे। CUT एग्जाम्स के लिए 25 पार्ट नहीं, अब SSC या बैंक में नहीं, UPSC में नहीं बैठ रहे, आपको CUT का पर्पज रखना, क्रैक करना है हमें एग्जाम से लड़ना नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो देखिए मैं समझा देता हूं कौन कौन से पार्ट्स। जैसे सबसे पहले पार्ट नंबर 2 याद रखिए, अच्छा ये रोमन में लिखे जाते तो मैं वही, इसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की, किसके, आर्टिकल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आर्टिकल अभी याद करने की नीड नहीं है। सिटीजनशिप के बारे में बात की गई, जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, रूल एंड रेगुलेशन है, वो किसमें बात की गई है, पार्ट नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 1 एक ही तरह के है, याद रखिएगा, उससे इसी हिंट से आप याद कर लीजिएगा कि पार्ट 1 और शेड्यूल 1 की खास बात एक है कि दोनों में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज और उसके स्टेट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 याद रखिए फंडामेंटल राइट, ये बैक टू बैक हैं, कुछ स्टार्टिंग के आपको याद रखने, फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 4 आपसे पूछा जाएगा, तो पार्ट 4 क्या है, DPSP, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया पीछे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहां से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई है, वो है। इसके अलावा पार्ट 4A, ये बड़ा ज्यादा पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 4 और 4A दोनों में समझिएगा, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या है, फंडामेंटल
फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे कि ये तो इंपॉर्टेंट था आपने बताया नहीं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से हमने अडॉप्ट किया? रशिया से। कहां से अडॉप्ट किया है? रशिया से। तो याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया, हमने रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, रशिया समझ के कुछ और समझ जाते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर। सो अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो मुझे लगता है पार्ट 9 पंचायत। देखिए भाई पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बाद में ऐड की गई, तो किस पार्ट में आती है? रखिए शेड्यूल में शेड्यूल 11 है और पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की गई है। तो भाई पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9 क्या है? पंचायत। इतना लिख लीजिए आप अच्छे से। इसके बाद हम बात करेंगे, और आपको मतलब थोड़ा सा और जानना है तो मुझे लगता है कि चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इसमें फिर म्यूनिसपैलिटी आती है, लेकिन वो 9 जैसे 9A और 9B, फिर देखिए एक 9A आएगा और एक 9B आएगी। ठीक है, तो 9A किसके बारे में है? वो म्यूनिसपैलिटीज के बारे में है, जिसके पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज हमेशा क्या होती है? आसपास ही होती है। तो 11 जैसे शेड्यूल पंचायत का है और 12 म्यूनिसपैलिटीज का है, वैसे ही यहाँ पे पार्ट 9 क्या है? पंचायत का है। और पार्ट 9A किसके बारे में बात करता है? म्यूनिसपैलिटीज के बारे में बात करता है। तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है एग्जैक्टली कि चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और समझते हैं। ये तो ब्लैंक है, हाँ यहां देखना है, ये तो सेम पार्ट रिपीट हो गया। चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पार्ट देखिए पार्ट 9 के दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं याद रखिएगा। एक पार्ट 9 अपने आप में किसके बारे में बात कर रहा है? पंचायत के बारे में। 9A म्यूनिसपैलिटीज के बारे में, और 9B भी है। तो यहां पे पूछ के कंफ्यूज करते हैं, हालांकि आपको इतना कंफ्यूज किया नहीं जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में बात की जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। इसके बाद आप बात करेंगे और कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए टेंस, इन सबको हटाते चलता हूं मैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 9, 11, 12, 13, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, ये मुझे बताना था। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, हाँ पार्ट 20। कई बच्चों को रोमन में कंफ्यूजन हो रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पार्ट 20 इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी पार्ट 20 के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है पार्ट 20, ये याद रख लीजिए। बस ऐसे 5 से 7 पार्ट है मैं जो आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया था कि शेड्यूल में लैंग्वेज 8 में आता है, और पार्ट 22 में देखिए पार्ट 22 है, हाँ जी हाँ, और यहीं पे पार्ट 20, यहाँ पे तो पार्ट 27 ये ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये किसके बारे में बात की गई है? यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में। अच्छा इसके अलावा, अच्छा सॉरी ये 15 है, 20 नहीं है, मेरी शायद रोमन न्यूमरल में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। देखिए आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद गलत लिख रहा हूँ। पार्ट 15 कहते हैं इसे, सॉरी पार्ट 15 है ये, पार्ट 15 है। 15 किसके बारे में है? इलेक्शन के बारे में है। 17 किसके बारे में है? लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में है? लैंग्वेज के बारे में है। ये याद रखिए, ये पूछा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन 18 में है, और ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी से। ये याद रखिए, जर्मनी, अडॉप्टेड फ्रॉम जर्मनी। इंडिया में इमरजेंसी जो लगाई जाएगी, वो नेशनल इमरजेंसी वगैरह, वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है? अडॉप्टेड फ्रॉम जर्मनी, हमने जर्मनी से अडॉप्ट की है। तो कुछ चीजें वहां पे नहीं मेंशन थी, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया रशिया से, वैसे ये जर्मनी से अडॉप्ट की गई है। ओके, इमरजेंसी प्रोविजन। इसके बाद जी हाँ, इसके बाद अमेंडमेंट्स की पावर, पार्ट 20। देखिए ये गलती हो रही थी, पार्ट 20 जो है, पार्ट 20 जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट्स किसी लेक्चर में जरूर। पार्ट 20 में अमेंडमेंट्स की पावर, और ये हमने अफ्रीका से अडॉप्ट की है। जब मैं किसी कंट्री का नाम लिखूं ना, तो कंट्री का नाम लिखते जहां पे भी कंट्री होती है ना, जो वही इसी के सामने लिख लिया कीजिए, तो अच्छे से याद हो जाता है। रादर देन एक ही जगह जब लिखते हैं कि ये किया गया, बड़ा मुश्किल होता है। तो अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है, ये पार्ट 20 में बात की गई। तो मैंने कौन कौन से पार्ट बताया? पार्ट 15, 17, 18, 20, 5 पार्ट, चार पार्ट यहाँ पे हो गए। और पीछे आ जाऊं तो पीछे में क्या बताया था मैंने?
पार्ट 9B 9A 9B, ये तो 9A 9B मैंने आपको डिफरेंस के लिए बताया था ताकि कंफ्यूज ना हो। और उससे पहले मैंने कौन सा बताया था, सिटीजनशिप बताई थी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज, हाँ ये याद रखिएगा। और ये पंचायत 9, ठीक है। तो 4 इधर हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं। सिटीजनशिप, स्पेशली फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बारे में कई बार पूछा था कि किस पार्ट में आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक 3 और एक 4th ए है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B में मिल गए। इसके अलावा फिर मैंने इसमें कुछ नहीं बताया, तो आगे बढ़ जाइए। और लास्ट स्लाइड पे जैसे ही आते हैं, पार्ट 15 आपको इलेक्शन के बारे में बताता है, लैंग्वेज के बारे में पार्ट 17 बताता है। 17 किसके बारे में बताता है, लैंग्वेजेस के रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन है वो पार्ट 17 में लिखे गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ है, अफ्रीका से, जर्मनी से अडॉप्ट किए गए हैं, ये पार्ट 18 में है। और पार्ट जो आपका 20 है वो कहता है अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट का प्रोसेस, कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह से करेंगे। और इसी तरह से आपके पार्ट्स खत्म होते हैं। तो आपने आज क्या पढ़ा, आज आपने पढ़ा प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखिए मैंने तुरंत बता दिया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम शॉर्ट्स में। इसके अलावा आपने पढ़े शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा कि शेड्यूल्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसमें कुछ 4-5 शेड्यूल्स के इंपॉर्टेंट मैंने बताए। तो कौन कौन से बताए मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करें तो ये रहे, ये शेड्यूल्स रहे। शेड्यूल नंबर 1 प्लस, हाँ शेड्यूल नंबर 1, 8, 7, 11, 12 आउट ऑफ 12 मैंने आपको 5 बता दिए। इसमें से काम बन जाना चाहिए, आपका हो जाता है। उसके अलावा भी मैंने ये बता दिया कि ओथ क्या होता है, सैलरी कहाँ होती है। और हाँ, शेड्यूल नंबर 10 के बारे में बताया था कि डिस्क्वालिफिकेशन होती है, कि किसी एमपी या एमएलए को की सदस्यता कब रद्द की जा सकती है, ऐसा क्या काम कर दे कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए और फिर वो इलेक्शन लड़ने के लायक ही ना रहे, उसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन, जिसमें राहुल गांधी जी का थोड़ा सा मैटर आया था। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या होती है और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हमें जाननी है। और आपकी बहुत अच्छे से जीएस और जीके की तैयारी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे होती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।